लेकिन सभी उस पर ही अपना गुस्सा निकालने लगे। ये सुनकर उर्वी भी पुष्कर से गुस्से में बोली, क्या तुम वही पुष्कर हो? फटीचर तो तुम थे ही, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम लड़कीबाज भी हो और इतनी गंदी हरकत कर सकते हो। पुष्कर धीरे से उर्वी से कहता है, उर्वी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। कभी कभी सच हमारी आंखों के सामने होता है, लेकिन हम उसे नहीं देख पाते हैं। तुम गुस्से में हो इसलिए कुछ समझ नहीं पा रही हो। भीड़ में से किसी ने कहा, ऐसे लोगों को यहाँ किसने बुलाया? देखने में कितना मासूम लगता है, लेकिन हरकतें किसी मवाली जैसी है। सब पुष्कर पर ही आरोप लगाने लगे और उसे गालियां देने लगे। उर्वी की सहेली ने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि पुष्कर इतना गंदा लड़का होगा। तभी मंगल बोल पड़ा, पुष्कर, सिर्फ 2 ड्रिंक लेकर तुम इतने नशे में हो गए कि ऐसा काम करने में तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई। बहुत खूब, ऊपर से तुमने मैनेजर का हाथ भी तोड़ दिया। पुष्कर ने कल्पना को देखा, जिसकी हालत बहुत खराब थी। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि पुष्कर पर इल्जाम लगाकर वो भी अंदर से खुद को ही कोस रही है। तभी पुष्कर के कंधों पर दोनों नागों ने फुंकार मारी। काला नाग बोल पड़ा, इन इंसानों की प्रवृत्ति कभी नहीं बदलेगी। तभी नीले नाग ने कहा, इस लड़की की भी कोई ना कोई मजबूरी रही होगी। पुष्कर ने वेट्रेस कल्पना से कहा, मैंने तुम्हें इस घटिया मैनेजर से बचाया है। अगर तुम थैंक्स नहीं बोल सकती थी तो कम से कम तुम्हें मुझ पर यह दोष नहीं लगाना चाहिए था। अब इसका अंजाम तुम जरूर भुगतोगी। तभी मैनेजर ने कहा, ये क्या कर रहे हो तुम? इसे भी मारना चाहते हो क्या? तभी एक वेटर ने कहा, कहीं जाना मत, हमने पुलिस बुला ली है। पुलिस का नाम सुनकर उर्वी घबरा गई। उसने अयान से कहा, अयान, अगर पुष्कर गिरफ्तार हो गया ना तो मेरी मम्मी मुझे कभी भी घर के बाहर निकलने नहीं देगी। प्लीज हेल्प अस। अयान ने कहा, इट्स ओके, लेट मी हैंडल दिस। अयान ने फिर मैनेजर से कहा, पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं, मेरे दोस्त ने कुछ ज्यादा ही शराब पी ली थी। मैं उस लड़की को हर जाने के तौर पर 1 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूं। नीले नाग ने अयान की बात सुनकर कहा, यह भला इंसान लग रहा है। तभी काला नाग बोला, अपने मतलब के लिए इंसान अच्छा ही बनता है। पैसों की बात सुनकर कल्पना का शरीर कांप उठा। उसे पता था कि उसने झूठ बोला है। तभी मैनेजर ने चिल्लाकर कहा, पैसे नहीं चाहिए मुझे। इस जानवर जैसे लड़के को मेरे पास आना होगा और यहीं घुटने टेककर मुझसे माफी मांगनी होगी। खुद को 100 थप्पड़ मारने होंगे और कहना होगा कि वो गलत था। तब मैं इसका हाथ तोड़ूंगा जैसे इसने मेरा हाथ तोड़ा था। तभी नीले नाग ने पुष्कर से कहा, अहम इंसान की बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। पुष्कर मैनेजर को ही देख रहा था। तभी उसने खुद को नागलोक में पाया। उसका शरीर एक तेज की वजह से चमकने लगा। उसके पैरों के पास कई सारे नाग इकट्ठा हो गए। पुष्कर ने अपने दोनों हाथ फैलाकर अपनी आंखें बंद कर ली और उसे महादेव का अलौकिक रूप दिखाई दिया। उसे यह ज्ञात हो गया था कि उसे सही और गलत में से किसका साथ देना है। पुष्कर ने जब अपनी आंखें खोली तो वो वहीं क्लब में था। पुष्कर को इतना शांत देखकर मैनेजर और भड़क गया और चिल्लाकर बोला, आज तू मरेगा, मारो इसे। मैनेजर का हुक्म सुनते ही सारे बॉडीगार्ड्स पुष्कर पर झपट पड़े, लेकिन पुष्कर ने एक एक करके सभी बॉडीगार्ड्स को धूल चटा दी। मैनेजर ने भी उस पर हमला करना चाहा, लेकिन पुष्कर के एक ही मुक्के से वो क्लब के दूसरी तरफ जा गिरा। पुष्कर की ताकत को देखकर सभी उससे घबरा गए थे। मैनेजर भी जमीन पर रेंगते हुए एक कोने में चला गया। वेट्रेस कल्पना भी पुष्कर के इस रूप को देखकर डर गई थी। तभी पुष्कर के सामने क्लब का सबसे लंबा चौड़ा बॉडीगार्ड आया। उसने पुष्कर पर हमला किया, लेकिन नीले नाग ने उसके वार को हवा में ही रोक दिया और काले नाग ने उसकी गर्दन पर डस लिया और वो वहीं ढेर हो गया। लेकिन किसी को भी वो दोनों नाग नहीं दिखाई दे रहे थे, इसलिए सभी लोग हैरान थे कि बिना लड़े ही पुष्कर ने उस बॉडीगार्ड को कैसे हरा दिया। अब पुष्कर उस वेट्रेस की तरफ मुड़ा और गुस्से में उससे कहा, सबको सच बताओ, सबको बताओ कि हकीकत में तुम्हारे साथ किसने बदतमीजी की थी। वेट्रेस किसी से नजरें नहीं मिला पा रही थी। वो चुपचाप नजरें झुकाए वहां खड़ी रही। पुष्कर ने उसकी झिझक और परेशानी को समझकर कहा, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं, मेरे होते हुए तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बस तुम सच कहो। तभी अयान जोर से कहता है, ठीक है, सब लोग चलो यहां से, इस बात को और आगे नहीं बढ़ाते और सारे फसाद को यहीं खत्म करते हैं। अयान पुष्कर के पास गया और बड़ी ही बनावटी चिंता से उससे बोला, पुष्कर, देख तूने गलती तो की है और अब उस गलती को छुपाने के लिए तू यहां झगड़ा कर रहा है। ठीक है, मैं तेरे साथ हूं, अब तू अपनी गलती को मानकर सबसे माफी मांग ले और मामले को यहीं रफा दफा कर दे। तभी पुष्कर के कंधे पर बैठे काले नाग ने पुष्कर से कहा, पुष्कर, तुमने जो गलती की ही नहीं उसकी माफी क्यों मांग रहे हो? आज तुम्हें अपनी सच्चाई साबित करनी ही होगी। पुष्कर ने उस नाग से फुसफुसाहट भरी आवाज में कहा, लेकिन वो वेट्रेस तो कुछ बोल ही नहीं रही है, शायद वो भी इस साजिश में मिली हुई है। पुष्कर को समझाते हुए नीले नाग ने कहा,
पुष्कर, ऐसा भी तो हो सकता है मैनेजर उस लड़की की किसी मजबूरी का फायदा उठा रहा हो। पुष्कर ने सोचा कि अब यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है। उसने उर्वी का हाथ पकड़कर कहा, उर्वी चलो यहाँ से। लेकिन उर्वी ने पुष्कर से अपना हाथ गुस्से से छुड़ाते हुए कहा, मैं और तुम्हारे साथ इस अंधेरी रात में घर जाऊंगी? तुमने ये सोचा भी कैसे? यहाँ सबके सामने तुमने इस लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है, तो रास्ते में अकेले तुम मेरे साथ? छी, मुझे तो सोचकर भी घिन आ रही है। पुष्कर ने उर्वी से कहा, लेकिन उर्वी, तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें साथ लाने के लिए कहा था। उर्वी ने पुष्कर को धमकाते हुए कहा, मिस्टर पुष्कर, अगर तुम मेरी मम्मी के सामने अपने कारनामों की पोल नहीं खुलवाना चाहते तो चुपचाप सबसे माफी मांगो और यहाँ से चलते बनो। मैं तुम्हारे साथ सेफ नहीं हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। उर्वी और पुष्कर के बीच बहस चल ही रही थी कि तभी मैनेजर ने किसी को फोन किया। हेलो, माजिद भाई। माजिद भाई का नाम सुनकर वहां मौजूद सभी लोग बहुत घबरा गए। दरअसल माजिद शहर का जाना माना डॉन था और ये क्लब भी उसी का ही था। उसके खतरनाक कारनामों के चर्चे सारे शहर में थे और सारा शहर उससे डरता था। सभी मैनेजर के पास जाकर माजिद भाई को इस मामले में इन्वॉल्व करने से मना करने लगे। पार्टी में आई हुई लड़कियां भी नहीं चाहती थी कि माजिद भाई क्लब में आ जाए। उर्वी की दोस्त ने पुष्कर से कहा, पुष्कर, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम्हें मैनेजर से माफी मांगकर हम सबको इस प्रॉब्लम से बाहर निकालना ही होगा। मंगल भी आगे आकर बोला, ये लड़की पुष्कर पर इल्जाम लगा रही है, मैनेजर का हाथ इसने तोड़ा और तो और इसकी वजह से पहले पुलिस और अब माजिद भाई के आने की नौबत आ गई है। सब किया इसने है तो इसकी गलतियों के लिए हम सजा क्यों भुगतें? मैनेजर को समझ आ गया था कि अब उसके हाथ में पुष्कर की गर्दन आ गई है। उसने पुष्कर को देखते हुए सबसे कहा, मैं तो इस चिंदी चोर को क्लब में आने ही नहीं देना चाहता था और इसने आज की शाम खराब तो की है, साथ ही साथ मेरे स्टाफ को भी बड़ी बेरहमी से मारा है। लेकिन अगर तुम सब चाहते हो कि ना तो पुलिस यहाँ आए और ना ही माजिद भाई तुम सबको इस गलती की सजा दे, तो मेरी बस एक शर्त है। अयान ने कहा, पुष्कर आपकी हर शर्त मानने के लिए तैयार है। मैनेजर ने पुष्कर की ओर थूकते हुए कहा, अगर ऐसी बात है तो इस कुत्ते से कहो कि मेरे जूतों पर अपनी नाक रगड़कर मुझसे माफी मांगे। उर्वी समेत सभी लोग पुष्कर को देखने लगे। वहां सभी अपनी आंखों से पुष्कर से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वो माफी मांगकर मामले को रफा दफा कर दे। पुष्कर ने उर्वी की ओर देखा। उसने भी पुष्कर को माफी मांगने का इशारा किया। तभी काले नाग ने कहा, पुष्कर, ये करके तुम सबको यकीन दिला दोगे कि तुमने ही कल्पना के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। तभी मंगल ने पुष्कर का ध्यान तोड़ते हुए उससे कहा, चल पुष्कर, जल्दी से माफी मांग ले, हम सारी रात इंतजार नहीं करने वाले हैं। जैसे ही पुष्कर ने कुछ सोचकर एक कदम मैनेजर की तरफ बढ़ाया, सभी ने राहत की सांस ली। सबको लगा कि अब पुष्कर माफी मांग लेगा और सारा मैटर यहीं खत्म हो जाएगा। मैनेजर अपना टूटा हुआ हाथ थामे सोफे पर बैठा हुआ था। अपनी ओर पुष्कर को बढ़ता हुआ देख उसने अपने एक पैर को आगे कर दिया। पुष्कर मैनेजर के ठीक सामने आकर खड़ा हो गया और उसे देखने लगा। मैनेजर ने पुष्कर से कहा, अबे साले सड़क छाप, देख क्या रहा है? मेरे पास इतना टाइम नहीं है। चल जल्दी से मेरे जूतों पर अपनी नाक रगड़ और माफी मांग। तुझे बस 100 बार ये कहना है कि मुझसे गलती हो गई। पुष्कर मैनेजर की तरफ आगे झुका तो मैनेजर ने सबको देखते हुए कहा, देखा मेरे साथ पंगा लेने का अंजाम? ऐ चिंदी चोर, आज मैं तुझे तेरी औकात दिखाकर रहूंगा। और ये कहकर मैनेजर ने अपने जूते पर थूक दिया और फिर पुष्कर को अपनी उंगली के इशारे से अपना जूता दिखाया। पास खड़ी उर्वी से ये देखा नहीं जा रहा था, लेकिन अयान, मंगल और वो सभी दोस्त जो पुष्कर से चिढ़ते थे, उसकी हो रही इस बेइज्जती पर मन ही मन हंस रहे थे। पुष्कर गुस्से से तमतमा चुका था। उसने बिजली की फुर्ती से मैनेजर के आगे किए हुए पैर पर जोर से लात मारी और अगले ही पल मैनेजर का पैर टूट गया। मैनेजर सोफे से गिरकर सीधे पुष्कर के जूतों पर गिर गया और दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी उसके कंधों पर बैठे दोनों नागों ने एक साथ कहा, शाबाश पुष्कर। लेकिन क्लब में मौजूद सभी लोग पुष्कर की इस हरकत से और गुस्सा हो गए थे। तभी अयान ने गुस्से में आकर पुष्कर से कहा, पुष्कर, बात खत्म करने के बदले तूने और बढ़ा दी। तभी पुष्कर ने अयान को जमीन पर गिरे हुए मैनेजर की तरफ इशारा करते हुए कहा, अयान, बात गलती करने वाले की नाक रगड़कर माफी मांगने की हुई थी, तो जिसने गलती की है वो जूते पर अपनी नाक रगड़कर माफी मांग रहा है। पुष्कर से अयान ने कहा, बेटा तूने आज बहुत बड़ी गलती कर दी है। तू नहीं जानता तूने किस इंसान से पंगा लिया है। माजिद भाई इंसान के रूप में शैतान है। आज तेरा चैप्टर क्लोज होने से कोई नहीं रोक सकता। वहां ये सब मामला चल ही रहा था कि तभी अचानक सन्नाटा फैल गया और सन्नाटे के बीच उठ रही आवाज ने वहां मौजूद लोगों के बीच डर का आतंक पैदा कर दिया।
क्लब का पूरा स्टाफ एक इंसान को अदब से सलाम करते हुए झुक रहा था। सलाम माजिद भाई। माजिद भाई अपने 4-5 बॉडीगार्ड्स के साथ आए और अपनी चेयर पर बैठ गए। मैनेजर अपने पैर को घसीटते हुए उनके पास पहुंचा, लेकिन उसकी ये हालत देखकर माजिद मुस्कुराया और उसने अपना सिगार निकाला। डर के मारे अपनी टूटी हुई हड्डियों के बावजूद मैनेजर ने माजिद का सिगार जलाया। माजिद भाई ने अपनी भारी भरकम आवाज में कहा, तूने मुझे बुलाया, इसका मतलब दुश्मन दमदार है, लेकिन उसे मारने से पहले तू मुझे पूरा मामला समझा। माजिद भाई ने अपने बॉडीगार्ड्स को इशारा किया। उन्होंने झट से क्लब के सारे दरवाजे बंद कर दिए और उन दरवाजों के सामने जाकर खड़े हो गए ताकि वहां से कोई भी बचकर बाहर ना निकल सके। जैसे ही मैनेजर माजिद भाई को सारी घटना के बारे में बता रहा था, माजिद भाई वहां मौजूद सभी लोगों को गौर से देख रहा था। तभी उसकी नजर एक इंसान पर पड़ी जो उसकी ओर पीठ किए हुए खड़ा था। उर्वी और शिखा नहीं चाहती थी कि माजिद भाई पुष्कर को देखें, इसलिए वो उसे छिपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। माजिद भाई मैनेजर के हाथ पर अपनी जलती हुई सिगार लगाते हुए बोला, मैं सब समझ गया, लेकिन कुत्ते तुझे पता है ना कि मेरा वक्त कितना कीमती है, इसलिए अगली बार मुझे इतनी लंबी कहानी सुनाने की गलती मत करना। मैनेजर को सिगार की वजह से तेज जलन हो रही थी, लेकिन वो माजिद भाई को अच्छी तरह से जानता था। अगर उसकी चीख निकलती तो इससे दुगना दर्द उसे सहना पड़ता। माजिद ने बैठे हुए ही उसकी ओर पीठ किए पुष्कर से कहा, अबे ओ, तू क्यों किसी छमिया की तरह मुंह घुमाए खड़ा है? जरा अपना दीदार तो करा, मैं भी तो देखूं शहर में कौन नया मर्द आ गया जो सीधे माजिद भाई से टक्कर लेने की हिम्मत रखता है। सबको पूरी उम्मीद थी कि आज पुष्कर गया। माजिद भाई की बात सुनने के बाद पुष्कर धीरे से उसकी ओर मुड़ा, लेकिन माजिद भाई पुष्कर को देखते ही चौंक गया और हड़बड़ाकर सोफे से उठकर खड़ा हो गया। वो पुष्कर के पास आकर बोला, पुष्कर सर, आप यहां? पुष्कर ने कुछ नहीं कहा और माजिद को देखकर मुस्कुरा दिया। माजिद भाई बड़े अदब से पुष्कर से बोला, आखिर आपने मेरा दिया हुआ प्लेटिनम कार्ड पहली बार यूज कर ही लिया। ये हमारी खुशकिस्मती है कि आप हमारे इस गरीब खाने में आए। प्लीज आप खड़े क्यों हैं? आइए ना, बैठिए। माजिद की बात सुनकर सब हैरानी में पड़ गए। सभी लोग यहाँ जो कुछ भी चल रहा था उसे समझ नहीं पा रहे थे। माजिद भाई ने कुर्सी साफ की और पुष्कर को कुर्सी पर बैठाया। तभी माजिद के 2 बॉडीगार्ड्स मैनेजर को पकड़कर वहां से घसीटकर बाहर ले जाने लगे। मैनेजर चिल्लाता रह गया, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। आखिर क्यों फटे हाल पुष्कर के सामने हाथ जोड़े खड़ा था शहर का सबसे बड़ा डॉन माजिद भाई? मामूली सा लड़का पुष्कर आखिर इतने बड़े डॉन को कैसे जानता था? आखिर क्यों पुष्कर के शरीर से बाहर निकले थे वो 2 दिव्य नाग? क्या पुष्कर था देव अवतार या उसे मिला था महादेव का वरदान? और क्या पुष्कर इस घटिया इल्जाम से खुद को बेगुनाह साबित कर पाएगा? जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम पर।